हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि मैं हाची साकुसामा से रिलेटेड और स्टोरीज लेकर आऊँ, तो इंतज़ार खत्म क्योंकि वीडियो अब आ गई है। उससे पहले मैं मुकुल अवस्थी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप ली है। और साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो जिसको आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स और ज़्यादा टाइम में लेते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना है हाची साकुसामा को देखे जाने के बारे में। अगर आपको जानना है कि हाची साकुसामा कौन है और वो बच्चों को अपना शिकार क्यों बनाती है, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हाची साकुसामा जापान में देखे जाने वाली एक चुड़ैल है जो कि अपना शिकार छोटे बच्चों को बनाती है। ये पहली घटना घटी है ल्यूकन के साथ और अब आगे की घटना मैं आपको ल्यूकन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम ल्यूकन है और मैं जापान का ही रहने वाला हूँ। मेरी उम्र इस घटना को बताते वक्त 40 साल है और ये घटना मेरे दादाजी के साथ घटी थी। मेरे दादाजी अचानक से गायब हो गए थे। ये घटना मुझको मेरी दादी ने बताई थी। जब मेरे दादाजी गायब हुए थे तब उनकी उम्र 28 साल की थी और पापा काफ़ी छोटे थे। दादी कहती थी कि उनको हाची साकुसामा अपने साथ लेकर चली गई या वो मर गए हैं। दादी ने मुझको दादाजी के साथ घटी एक घटना के बारे में भी बताया था। दादी ने मुझको बताया था कि दादाजी जब छोटे थे तो अपने दोस्तों के साथ जापान के जंगलों पे गिरे हुए पेड़ों की लकड़ियों को उठाने जाते थे। ये बहुत पुरानी घटना है। मुझको वो साल ढंग से याद नहीं है जब ये घटना दादाजी के साथ घटी थी। तब शायद उनकी उम्र 14 साल की थी। उनके दोस्त भी उनकी ही उम्र के थे। उन लोगों को जंगल में जाके लकड़ियां जमा करते हुए थोड़ी शाम हो गई थी और वो लोग घर की तरफ वापस जा रहे थे। उनके हाथ में एक बड़ा से कपड़े का बैग था जिसमें वो लोग अपनी बीनी हुई लकड़ियों को रखते थे। वो बैग वो लोग अपनी पीठ पर टांगते थे। मेरे दादाजी का नाम हारू था और उनके दोस्त का नाम रेन था। उनके साथ और भी लोग थे। वो लोग जिस जगह रहते थे उस गांव से बहुत लोग जंगल में लकड़ियों को बीनने जाया करते थे। सबका अलग अलग ग्रुप बना हुआ था। वैसा ही अलग ग्रुप मेरे दादाजी और उनके दोस्त रेन का भी था। वो लोग लकड़ियां उठा के ला रहे थे। तभी दादाजी के दोस्त रेन का वो कपड़ों वाला झोला या बैग जिसमें वो लकड़ियां डालते थे वो फट गया और सारी लकड़ियां नीचे गिर गई। मेरे दादाजी और उनके दोस्त उन लकड़ियों को उठाने में लग गए। लकड़ियां काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी, इसलिए उनको लकड़ियों को दोबारा जमा करने में थोड़ा सा वक्त लग गया। इतने में दादाजी के तरफ के सारे ग्रुप जा चुके थे और उनका खुद का भी ग्रुप जा चुका था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और अंधेरा भी धीरे धीरे होने लगा था। किसी तरह उन्होंने सारी लकड़ियों को रखा और दोबारा अपने घर की तरफ जाने लगे। उस वक्त अंधेरा नहीं हुआ था, सूरज हल्का फुल्का डूबने वाला था और जहाँ पर वो लोग रहते थे वहाँ पर लाइट की उस वक्त काफ़ी दिक्कत होती थी और वो दोनों अपने घर जा रहे थे। दादाजी ने अपने दोस्त फ्रेंड को बोला कि शायद हमारे बाकी के दोस्त घर निकल गए हैं और हमको भी लेट हो गया है, हमको भी घर जल्दी पहुंचना चाहिए। वो लोग जंगल से काफ़ी बाहर आ गए थे और घर जाने के लिए एक छोटे से पार्क की तरफ से जा रहे थे। उस पार्क में छोटे बच्चे बहुत खेलते थे। वो पार्क काफ़ी बड़ा था। मेरे दादाजी का घर पहले पड़ता था और उनके दोस्त का घर उनके घर से कुछ ही दूरी पर था। वो लोग भागते हुए बच्चों के खेलने वाले पार्क की तरफ से ही जा रहे थे। उस ग्राउंड में लगे हुए झूले काफ़ी ज़्यादा खराब और पुराने थे। दिन के वक्त वहाँ पर बहुत बच्चे खेलते थे, लेकिन शाम के वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। वो बच्चों का ग्राउंड बहुत ही बड़े हिस्से में था। उस ग्राउंड का आधा हिस्सा जंगल की तरफ भी रहता था, लेकिन वो बच्चे सिर्फ बाहर के हिस्से में ही खेलते थे, क्योंकि जंगल के हिस्से में अक्सर जंगली जानवर उस जगह चले आया करते थे और जंगल की तरफ का वो हिस्सा बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता था। दादाजी और उनके दोस्त ग्राउंड के पीछे वाले हिस्से से अपने घर की तरफ भागते हुए जा रहे थे। उस वक्त थोड़ी बहुत रोशनी भी थी। वो लोग उस जंगल के उसी हिस्से के सामने से निकल रहे थे। तभी पापा के दोस्त टेन को एक आवाज़ आई। वो दोबारा उस जंगल की तरफ घूमे।
तब उन्होंने देखा कि एक पुराने झूले की तरफ एक लड़की बैठी हुई है और उनको देख रही है। उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि वो लोग उस झूले से काफ़ी दूर थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस लड़की की हाइट उस झूले के बराबर ही थी, इसलिए वहाँ से उस लड़की की हाइट को नापना आसान था। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे थे। वो लगातार वही आवाज़ निकाल रही थी। दादाजी अपने दोस्त रेन से आगे चले गए थे। तभी उन्होंने रेन को बुलाया। जब रेन की कोई आवाज़ नहीं आई तब दादाजी ने पीछे मुड़ के देखा। तभी दादाजी ने देखा कि उनका दोस्त पीछे छूट गया है और वो वहीं पर खड़ा है। दादाजी वहीं पर खड़े होके उनको आवाज़ दे रहे थे, लेकिन शायद दादाजी की आवाज़ उनके दोस्त रेन तक पहुंच नहीं रही थी। उनको लगा कि शायद उनके दोस्त की लकड़ियां दोबारा नीचे गिर गई हैं और उनको फिर से मदद की ज़रूरत है। वो भाग के दोबारा अपने दोस्त के पास गए। तब उन्होंने देखा कि वो झूले की तरफ देख रहा है। दादाजी ने अपने दोस्त से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो उनकी तरफ देख ही नहीं रहा था। वो लगातार झूले की तरफ देख रहा था। तभी दादाजी ने भी उस तरफ देखा और उनको वो लड़की दिखाई दी। वो लड़की तब तक जंगल के उस हिस्से से झूले को पार करते हुए दादाजी और उनके दोस्त के डायरेक्शन में धीरे धीरे चलते हुए आ रही थी। दादाजी ने दादी को यह भी बताया था कि उसकी हंसी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी और वो अपने एक एक कदम उनकी तरफ धीरे धीरे और हंसते हुए बढ़ा रही थी और वो अजीब सी आवाज़ें भी निकाल रही थी। उसकी बड़ी सी टोपी की वजह से उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। दादाजी काफ़ी ज़्यादा डर गए और उन्होंने अपने दोस्त रेन को आवाज़ दी। जब उनके दोस्त ने आवाज़ नहीं सुनी तो दादाजी ने उनके हाथ को पकड़ के जोर से खींचा। उनके दोस्त तुरंत होश में आ गए। ऐसा लग रहा था कि शायद उस लड़की ने दादाजी के दोस्त को अपने वश में कर लिया था। तभी दादाजी ने रेन को भागने के लिए बोला। हालांकि लकड़ियां इतनी भारी थी कि वो लोग ठीक से भाग नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने लकड़ियों को वहीं पर छोड़ दिया और जोर से भागने लगे। दादाजी और रेन भागते हुए पार्क के एरिया से बाहर निकल आए, लेकिन रेन अभी भी धीमे धीमे भाग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो वहीं पर ही रुकना चाह रहा है। दादाजी फिर उसके ऊपर जोर से चिल्लाए और वो फिर तेज भागने लगा। वो लोग पार्क से निकल के काफी दूर आ गए थे। उनको लगा कि वो बच गए और दादाजी अपने घर के पास पहुंचने वाले थे। वो लोग फिर धीरे धीरे चलने लगे। फिर दादाजी का घर आ गया और रेन का घर दादाजी के घर से कुछ ही आगे दूरी पर था, इसलिए दादाजी अपने घर में चले गए और रेन अपने घर के लिए चला गया। जब दादाजी घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी मम्मी को सारी बातें बताईं। मम्मी ने उनसे पूछा कि वो इतनी लेट कैसे हो गए। तब दादाजी ने उनको उस औरत के बारे में भी बताया और उन्होंने ये भी बताया कि उससे भागते हुए सारी लकड़ियां पार्क में गिर गईं। जैसे ही दादाजी ने उस चुड़ैल के बारे में अपनी मम्मी को बताया, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो समझ गई थी कि वो कोई और नहीं हाचिसाकु सामा ही थी, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने पहले भी सुन रखा था। वो लोग इसके बारे में बात कर ही रहे थे, तभी कुछ देर बाद रेन के परिवार वाले दादाजी के घर पर आ गए और दादाजी से रेन के बारे में पूछने लगे। दादाजी ने बताया कि वो घर के अंदर आ गए थे और रेन अपने घर के लिए चला गया था। उन्होंने सारी लकड़ियां उस पार्क में ही गिरा दी और दादाजी ने रेन के परिवार वालों को उस औरत के बारे में बताया जो उन्हें पार्क में दिखी थी। उसके परिवार वाले ये सब जान के बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि रेन अभी तक घर नहीं पहुंचा था। दादाजी की मम्मी ने रेन के परिवार वालों को सारी बातें ढंग से बताई और उन लोगों को हाचिसाकु सामा के बारे में भी बताया। दादाजी हाचिसाकु सामा के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उनकी मम्मी ने उनको सब कुछ ढंग से बताया। उन्होंने उनको ये बताया कि वो चुड़ैल है जो बच्चों को अपना शिकार बनाती है और वो अपने शिकार को खुद चुनती है। उसके बाद वो बच्चे गायब हो जाते हैं। उस वक्त रात में रेन को भी ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। सब लोग उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। दादाजी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। दादाजी की मम्मी ये समझ गई थी कि रेन को हाचिसाकु सामा ही उठा के ले गई है और वो दादाजी को लेने भी आएगी, क्योंकि हो सकता है कि दादाजी को भी उसने चुन लिया हो। लेकिन कुछ दिनों तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और दादाजी को उनकी मम्मी ने घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया। एक दिन रात में दादाजी और उनकी मम्मी घर पर बैठे हुए थे। तभी दादाजी घर के दरवाजे पर खड़े होकर कुछ काम कर रहे थे। तभी उनको अपने घर के दीवार के पीछे से गोल गोल एक आकृति दिखाई दी। वो आकृति दीवार के पीछे से उनको दिखाई दे रही थी। जब उस पर हल्की सी रोशनी पड़ी तो उन्होंने देखा कि वो गोल गोल आकृति असल में एक टोपी है। और जब वो थोड़ा सा और आगे गए
तो उन्होंने देखा कि टोपी पहने हुए वही लंबी सी लड़की उनको देख के हंस रही है, और वो कोई और नहीं हाचिसाकु सामा ही थी जो उनको देख के हंस रही थी। दादाजी उसको देखते ही तभी चिल्लाने लगे। उनके चिल्लाने की आवाज़ उनकी मम्मी ने सुनी और वो बाहर आई, और उन्होंने भी हाचिसाकु सामा को देखा। तभी वो समझ गई थी कि हाचिसाकु सामा ने दादाजी को चुन लिया है और वो अब दादाजी को लेने आई है। दादाजी की मम्मी ने तभी उनको तुरंत अंदर किया और घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए। उन्होंने उस दरवाजे के सामने पेपर में कुछ लिख के रख दिया और घर के अंदर ही थी। दादाजी और उनकी मम्मी एक साथ चुपचाप बैठे हुए थे और कोई भी आवाज़ नहीं निकाल रहे थे। पूरी रात दादाजी के घर में किसी के खटखटाने की आवाज़ आ रही थी और वो कोई और नहीं हाचिसाकु सामा ही थी। रात भर उनकी मम्मी और दादाजी साथ में ही बैठे हुए थे और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डरे हुए भी थे। फिर सब कुछ शांत हो गया और वो लोग चुपचाप बैठे हुए थे। तभी उन लोगों को दरवाजे के पीछे से रेन की आवाज़ आई। रेन की आवाज़ सुन के वो लोग हैरान हो गए। रेन उनसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहा था। जब उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तब रेन ने दादाजी का नाम लिया और फिर वो उनसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहा था। दादाजी दरवाज़ा खोलने जा ही रहे थे, तभी उनकी मम्मी ने उनको दरवाज़ा खोलने से रोक लिया। दादाजी ने बोला कि रेन आया है, हमें रेन की मदद करनी चाहिए। तभी दादाजी की मम्मी ने बोला कि वो रेन नहीं हाचिसाकु सामा है, जो कि रेन की आवाज़ निकाल के तुमको दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रही है। तुम चुपचाप शांत यहीं पर बैठे रहो और डरो मत। हाचिसाकु सामा दरवाजे से अंदर भी नहीं आ सकती थी क्योंकि दादाजी की मम्मी ने कोई चीज़ दरवाजे पर लिख के रखी हुई थी। कुछ देर बाद रेन की आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो गई और सब कुछ एकदम शांत हो गया। अगले दिन दादाजी और उनकी मम्मी उस घर को छोड़ के वहाँ से अपने दोस्त के यहाँ चली गई और उनकी दोस्त उनके घर से बहुत दूर रहती थी। उन्होंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया और वो लोग उस घर में फिर दोबारा लौट के नहीं गए। इसके बाद कुछ दिन तक दादाजी को अजीब अजीब सपने आ रहे थे और उनकी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको ऐसा लगता था कि हाचिसाकु सामा उनके पास है और उनको ले जाएगी। दादी ने मुझको ये भी बताया था कि पापा जब छोटे थे तो दादाजी किसी काम से उसी घर की तरफ गए थे जहाँ पर वो लोग पहले रहते थे। उनकी उस एरिया में पैसों को लेके लड़ाई भी हो गई थी। फिर रात में जब दादाजी लौट रहे थे तो वो वहाँ से गायब हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि हाचिसाकु सामा अपने शिकार को लेके चली गई और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पैसों की वजह से उन लोगों ने दादाजी को गायब कर दिया। वहाँ की पुलिस ने भी दादाजी को बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले और न ही वो लोग मिले जिनसे दादाजी की पैसों को लेकर लड़ाई हुई थी। अब ये बात किसी को नहीं पता कि आखिर दादाजी गए कहाँ। आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर उनके दादा के साथ हुआ क्या था। तो ये थी हाचिसाकु सामा को देखे जाने के बारे में पहली घटना। अब मैं आपको उसको देखे जाने के बारे में दूसरी घटना बताने वाला हूँ। यह घटना मुझको रेडिट से मिली है और ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा अजीब है, तो ये मैं पूरी तरह से आप पर छोड़ता हूँ कि आप इस घटना को सच मानते हैं या बस हंसी मजाक में बताई गई ये घटना घटी थी रूको नाम की एक लड़की के साथ। और अब आगे की घटना मैं आपको रूको के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रूको है और ये घटना मेरे और मेरे पापा के साथ घटी थी। ये घटना है 1980 की। मेरे डैड एक डॉक्टर थे। मैं कभी कभी उनके साथ चली जाती थी जब वो अपने पेशेंट्स को देखने जाते थे। डैड के पास एक वैन थी। उस वक्त जब ये घटना घटी थी तब मेरी उम्र करीब 14 साल की थी। जिस पेशेंट को वो देखने गए थे और वो पेशेंट जहाँ रहता था वो बहुत ही एक छोटे से शहर में रहता था। उस शहर का नाम ओकिन था जिसमें वो लोग रहते थे। तब ओकिन इतना डेवलप नहीं था। मुझको तो वो जगह आज भी ध्यान से याद नहीं है जहाँ पर वो पेशेंट था। डैड उसी के घर पर गए थे। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी। पापा ने उसको देखा और उनके घर वालों को बताया कि इनका ट्रीटमेंट एक अच्छे हॉस्पिटल में होगा। उनको तुरंत उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा वरना उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पापा ने उनको ये सारी बातें बताई और उस पेशेंट के घर वालों ने सारी डिटेल्स नोट की। उसके बाद मैं और पापा घर के लिए वहाँ से निकल चुके थे। हमारा घर वहाँ से काफ़ी दूर था और हमको उस पेशेंट के घर से निकलते हुए थोड़ा लेट भी हो गया था। हम वहाँ से तब निकले जब सूरज हल्का फुल्का डूब चुका था। अगले दिन पापा को एक और पेशेंट को देखने जाना था। इसके लिए उनको घर जल्दी पहुँचना था।
और मैं उनके साथ उसी वैन पर बैठी हुई थी और वैन में बैठे बैठे मैं सो गई। कुछ देर बाद पापा ने मुझको जगाया। जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि कार एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी हुई है। हम दोनों ने उस रेस्टोरेंट पर डिनर किया और फिर वहाँ से निकल गए। उस वक्त काफ़ी रात हो गई थी। कुछ देर बाद हमारी वैन में एक प्रॉब्लम हो गई। पापा ने जब उतर के देखा तो वैन का एक टायर पंचर हो गया था। हाईवे काफ़ी बड़ा था और कुछ ही देर में थोड़ी बहुत कारें वहाँ से निकल रही थीं। पापा ने मुझको कार से नीचे उतरने के लिए मना किया क्योंकि वो हाईवे पे स्पीड में कार निकल रही थी। पापा ने तुरंत कार की पिछली सीट से टायर निकाला और उसी हाईवे पे टायर को चेंज करने लगे। वो अकेले ही थे और मैं कार में बैठ के उनको देख रही थी। कुछ देर बाद कार का टायर बदल गया और उन्होंने पुराने टायर को अंदर रखा और दोबारा कार चलाने लगे। हमें काफ़ी लेट हो रहा था इसलिए पापा ने कार को थोड़ा और स्पीड में चलाया। मैं उनके ड्राइविंग सीट के बगल में ही बैठी हुई थी। वो ड्राइव कर रहे थे। तभी उन्होंने अपनी वैन को अचानक से रोक दिया और उसकी लाइट को ऑफ कर दिया और मुझे शांत रहने को बोला। उन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो तुरंत स्टीयरिंग के पीछे छुप गए और मुझे भी छुपने को बोला। वो ऐसा क्यों बोल रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने मुझे शांत रहने को बोला। वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे थे और मुझसे बोला कि मैं शांत रहूं। वो बार बार ऊपर की तरफ उठ के सामने देख रहे थे और फिर नीचे छुप जा रहे थे। मैंने भी हल्का सा उठने की कोशिश की और मैंने सामने की तरफ देखा कि हमारी गाड़ी से करीब 25-20 मीटर दूर एक लड़की है जो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है। वो कोई लड़की नहीं थी, वो एक सफ़ेद शैडो थी जिसके आर पार मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। पापा ने मुझे शांत रहने को बोला और दोबारा नीचे झुकने को बोला। मुझे साफ साफ उस लड़की की सफ़ेद शैडो दिखाई दे रही थी। उसके बाल काफ़ी लंबे थे और वो शैडो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। उस लड़की की हाइट करीब 8 से 9 फीट की होगी। उसके लंबे लंबे बाल मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। उसने एक गोल्ड कलर की सफ़ेद टोपी पहनी हुई थी और वो धीरे धीरे रोड को क्रॉस कर रही थी। मैंने और पापा ने उसको साफ साफ देखा। उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैं यही समझ रही थी कि हो ना हो वो सच में कोई भूत है। वो रोड को क्रॉस करते हुए बीच में कुछ देर के लिए रुक गई थी। तभी पापा और मैं दोनों डर गए थे। हमको लगा कि शायद उसको हमारे इस रोड पे होने का एहसास हो गया है। तभी पीछे से एक गाड़ी बहुत ही स्पीड में आई और हमको क्रॉस करके आगे चली गई, लेकिन वो कार रुकी नहीं। शायद उस कार में बैठे इंसान ने भी उस सफ़ेद परछाई को देख लिया हो। जैसे ही वो कार वहाँ से निकल के गई, वो परछाई उस कार की तरफ घूमी और धीरे धीरे उस कार की तरफ जाने लगी। हालांकि वो कार उससे बहुत आगे निकल चुकी थी और आगे जाते हुए वो वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद हम कुछ देर वहीं पर अपनी वैन में ही बैठे हुए थे। पापा ने वैन को स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अभी तक उन्होंने वैन की लाइट ऑन नहीं की थी। हम लोग धीरे धीरे उस जगह से निकल गए थे जहाँ पर हमने उस परछाई को देखा था। उसके बाद पापा ने वैन की स्पीड को तेज़ कर लिया और लाइट चलाते हुए आगे निकल गए। पापा काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तभी पापा ने मुझसे बोला कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हम बच गए। मैंने पापा से बोला कि वो शायद भूत थी, तो पापा ने मुझको बताया कि वो हाचिसाकु सामा थी। वो एक आत्मा थी। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हाचिसाकु सामा छोटे बच्चों का अपना शिकार बनाती है और अपने साथ ले जाती है और वो बच्चे गायब हो जाते हैं। उन्होंने हाचिसाकु सामा के बारे में मुझको पूरी बात बताई और मुझको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। पता नहीं क्यों बार बार मैं पीछे की तरफ मुड़ के देख रही थी। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि हाचिसाकु सामा हमारा पीछा कर रही है या फिर हमारी वैन की पिछली सीट पर बैठी हुई है। मेरे दिमाग में ये वहम बस गया था और कुछ घंटों बाद मैं घर भी पहुंच गई। मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने मम्मी को उस घटना के बारे में भी बताया और पापा ने भी मम्मी को बताया कि हम लोगों ने हाचिसाकु सामा को साफ साफ देखा था। पापा और मम्मी ने मुझको बताया कि मुझको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो हमको देख नहीं पाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी मुझको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मम्मी ने मुझको उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये वहम मेरे दिमाग में कई रातों तक बसा रहा। मैं ठीक से सो भी नहीं पा रही थी। कई बार तो वो मुझको मेरे सपने में भी नजर आई थी और फिर धीरे धीरे मैं इसके बारे में भूल गई। तो ये थी हाचिसाकु सामा को देखे जाने के बारे में कुछ घटनाएं। ये दूसरी घटना सच्ची है या बस एक हंसी मजाक में बनाई गई घटना,
ये मैं पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।